कूड़ा निकल रहा है वो जाएगा कैसे आपका स्टोरेज तक। तो अगर दूरी ज्यादा है तो वो पहिए लगे हुए उसकी ट्रॉली आती है, उसका इस्तेमाल करना होगा, और दूरी करीब में है तो बंद बकेट का। इस चीज का ख्याल रखना है। और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी एजेंसी के द्वारा आ रही है जो अपने डिस्पोजल एरिया में लेकर जाएगी, उसको डिस्पोज करेगी, वो गाड़ी बंद है कि नहीं, प्रॉपर वे में मेंटेन है कि नहीं, वो भी हमारी जिम्मेदारी होगी उसको देखने की। फिर चौथा है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। जो सेग्रीगेशन का आधार है कि कौन से बकेट में कौन सा कूड़ा डाला जाना है, उसका आधार जो है कि आप उस कूड़े का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डिस्पोज कैसे करते हैं, उसी के आधार पे सेग्रीगेशन के लिए नियम बनाए गए हैं कि कौन सा किस बकेट में जाएगा और किस तरीके से वो डिस्पोज होगा और वेस्ट का डिस्पोजल होगा। अब ये सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं, तो कोई बता सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट की डिफिनीशन क्या होगी? आपका भी करेंगे, कोई भी डाल दीजिए, बस आप पे मैं तो चाहता हूं कोई भी, सामान्य कि अगर सिर्फ हम बायोमेडिकल वेस्ट की डिफिनीशन पूछ ली जाए कि आपका ये बायोमेडिकल वेस्ट है क्या चीज, तो कोई बता सकता है कि किसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट? क्योंकि अस्पताल में जो कूड़ा होता है वो आपका दो तरीके का होता है। एक होता है जर्नल वेस्ट और एक होता है इन्फेक्शियस वेस्ट। अब जर्नल वेस्ट को नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट भी कहते हैं। ये अस्पताल के कूड़े का टोटल कूड़ा अगर 10 किलो निकल रहा है या 100 किलो निकल रहा है एक दिन में, तो उसमें से 85 केजी आपका जर्नल वेस्ट होता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, और 15% यानी कि आपका 15 किलो ऐसा कूड़ा होगा जो कि इन्फेक्शियस होगा। तो अस्पताल में कूड़े की अगर किस्म देखी जाए तो मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है जर्नल वेस्ट जिसके लिए हम ब्लैक कलर की बिन का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लैक कलर की बिन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसीलिए मैं एक्टिवेट कर दूं ताकि रिसर्च चालू रहे। उन चीजों के बारे में जो है हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम उसको सही तरीके से डिस्पोज कर सकें। प्रोसीजर से पहले या कोई भी जर्नल एक्टिविटी करते हुए, जैसे ऑफिस की कोई एक्टिविटी हो रही है, ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, वार्ड में मरीजों के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस दौरान जो भी कूड़ा निकलता है, जैसे ऑफिस वगैरह से कागज वगैरह, फार्मेसी से आपका दवाओं के रैपर और डिब्बे वगैरह, आपके चाय के कुल्हड़, पानी की बोतल, ये सब नॉन इन्फेक्शियस चीजें हैं। तो ये सब चीजें जाएंगी आपकी ब्लैक वाली बकेट में। और साथ में अगर प्रोसीजर से पहले हम सिरिंज के रैपर को खोलते हैं, मास्क ग्लव्स के रैपर को खोलते हैं, तो ये भी जो है आपका नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट में काउंट होता है और ये भी आपका जनरल वेस्ट में जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम ड्यूरिंग प्रोसीजर ओपन करते हैं तो फिर ये इन्फेक्शियस हो जाएगा और जो इसका नेचर होगा उसके हिसाब से वो उस बायोमेडिकल वेस्ट की बकेट में जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक जो बताया कि आपका बायोमेडिकल वेस्ट, वो सॉरी, वेस्ट जो है दो तरीके का है। एक है जनरल वेस्ट यानी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, और दूसरा है आपका इन्फेक्शियस वेस्ट जो 15% होता है किसी भी अस्पताल के कूड़े का, वो हो गया आपका बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। अब अगर डिफिनीशन की बात करें बायोमेडिकल वेस्ट की, तो बिल्कुल अगर इनको ही हम शब्दों में तोड़ दें तो बायो का मतलब है शरीर और मेडिकल यानी हम लोग। अब जब किसी भी शरीर पर, किसी भी मरीज पर कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, तो प्रोसीजर के दौरान उस शरीर में से कोई भी चीज अगर निकलती है
उस पे जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, ड्रेसिंग का सामान हो गया, एक्स वाई जेड जो भी यूज कर रहे हैं, तो वो अगर हमको डिस्पोज करनी है तो अब उसको इन्फेक्शियस माना जाएगा और वो बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्पोज होगी। बच्चे को दिखाने आए हैं तो जब ड्यूरिंग प्रोसीजर हम किसी मरीज के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करते हैं इससे और क्या उस दौरान जब उस इसीलिए मैंने मनुष्य के अपने को मरीज करना के शरीर से है निकलने वाला कूड़ा और उस पर इस्तेमाल किए गए सामान जैसे ये जो हमारे भी पास निकलेगा वो सब चीजें है, कहलाएंगी बायोमेडिकल पेट्रोल बनाना वेस्ट। है और मेरे पास भी टाइम नहीं ये है चीज तो इतना क्या हो सकता है कंफर्म रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन सी चीज आपकी जनरल वेस्ट है, कौन सी आपकी बायोमेडिकल वेस्ट है। जनरल वेस्ट में आपका बाहर का कूड़ा, आपका जो पत्तियां वगैरह हैं पेड़ पौधे के जो है कटाई छटाई के बाद जो भी चीजें निकलती हैं वो सब चीजें जनरल वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। और जब आप किसी मरीज के ऊपर कोई एक्टिविटी प्रोसीजर करते हो तो उस दौरान जो भी कूड़ा निकलता है चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, वो चीजें सीधे सीधे कहलाती हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फीवर एक था है इसमें येलो, तो फीवर दूसरा है ये रेड, या फिर मेरे पास तीसरा है अगर नीला ब्लू बैठना है और तो चौथा है ये पंक्चर लगा है प्रूफ आप कंटेनर कभी भी व्हाइट। देखो मैं तो फोटो खिंचाएंगे और कि ये मेरा प्रूफ रहेगा बस यहीं पर क्लियर यदि कर दूं, आप इसको आप लोग दुकान नोट से भी कर सहमत लीजिएगा हैं आप वीडियो कि लगता जो है ब्लू बिन है और आपकी ट्रांसलूसेंट सहमत पंक्चर है ना प्रूफ कंटेनर डिफरेंट व्हाइट है, शेड को पाना है ये मेरे दोनों पास इतना दोनों टाइम नहीं चीजें है पंक्चर प्रूफ लगाया कंटेनर तो होंगी। मैंने ऑन किया अब ये बाल्टी वाला सिस्टम ब्लू के लिए भी हटा दिया गया है। उस दिन आपका अब कार्ड इसकी जगह जाती तो वही चीजें हैं जो पहले जा रही थी, लेकिन पहले 2016 में कार्ड बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा था, फिर उसके बाद बकेट के लिए बोला गया। अब बकेट से उसमें और सुधार करते हुए जो नई प्रैक्टिस आई है कि जिस तरीके का आप मेटेलिक शार्प के लिए आपको ट्रांसलूसेंट पंक्चर चौबीस प्रूफ मिनट डाला कंटेनर है यूज करते हैं, उसी तरीके से आपको ब्लू कलर का पंक्चर प्रूफ कंटेनर यूज करना होगा। यानी कि क्लोज नेक का होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए और वो एक्सचेंज होगा आपका। येलो में और रेड में आपके लाइनर लगते हैं यानी पन्नी लगती है, तो वो जो है आप निकाल कर उसको टाई लगाकर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वायल को और जैसे आप कहिए क्या करना सॉरी चाहिए ब्लू वाले वेस्ट को और व्हाइट वाले वेस्ट को आप एक निकाल कर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते, वेटिंग हुआ है तो आपको वेटिंग पूरा का पूरा बॉक्स ही मूव कराना होगा। नहीं है तो जो आप लोग लॉगबुक बनाते हैं तो उसमें आप इसमें वेट के साथ साथ कितने बॉक्स आपने एक्सचेंज किए वो भी मेंशन होना चाहिए, एक बॉक्स, दो बॉक्स, चार बॉक्स, जो भी है, क्योंकि यहाँ पर वेट से ज्यादा वो मांगेगा आपसे कि कितने बॉक्स आप कर रहे हो और कितने दिन पर कर रहे हो। अब ये 4 कलर के जो हमारे कोड हैं, येलो, रेड और ब्लू और व्हाइट, राशन कार्ड है इसमें ले आइएगा उस दिन आइएगा तो याद करके नहीं तो फिर तो इसकी फोटो कॉपी जाता हाँ तो फोटो क्या है, क्या जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाता है उसको। पीले में वो चीजें जाती हैं जिनको अगर हम जमीन में दबा दें 6 महीने साल भर के हो जाएं और या तो खाद बन जाएं या तो जमीन मिट्टी बन जाए, वो चीजें ये बच्चा और आप अगली बार बच्चा तो राशन कार्ड याद से लाइएगा मतलब ये बच्चा तो लाएंगे कहलाएंगी आपकी कौन सी जानने चूई वाले मेरे पास आइए मानव अंग है। सो गई अब स्किन भी हो सकती है, नाखून भी हो सकते हैं, बाल भी हो सकते हैं, आपकी जो है रक्त से सनी चादरें भी हो सकती हैं यानी कपड़े वाली चीजें, और प्लास्टर भी। ये जितनी भी चीजें बताइए आप इनको इमेजिन करके या प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि अगर इनको जमीन में दफन कर दिया जाए तो ये 6 महीने से लेके साल भर के अंदर पूरी तरीके से सड़ गल के नष्ट हो जाएंगी, डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। अब उसी तरीके से एक चीज है इसमें दवाइयाँ।
पहले था कि दवाइयों को हमें एक्सपायर्ड वाले बकेट में फेंक देना है, जबकि अब ऐसा नहीं है। दवाइयों के लिए है कि आपको डालना पीली ही पन्नी में है, लेकिन उसको फेंकना नहीं है। उसको लाइन लिस्टिंग करते हुए कि कब आपने उस दवाओं को रिसीव किया था, कितनी मात्रा यूज हुई और कितनी आपकी एक्सपायर हो गई और कितनी मात्रा में बची हुई है, उसको लाइन लिस्टिंग करते हुए पीली वाली पन्नी में उसको लॉक करके टाई से, और उसके बाद जो है आप जो है वेस्ट हैंडलर को, बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी को सौंपेंगे और उससे उसकी रिसीविंग लेंगे। ठीक है। ये अब नई जो बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको रिसीविंग लेनी है। वो लोग सर्च करेंगे अगर ये मेरी इत्तेफाक से बाय चांस किसी की कोई दवा एक्सपायर हो जाती है तो से उसको आपको डॉक्टर एज अगर इट इज ये देना नहीं है। मांगी पहले तो क्या करते थे, आप से उसका नहीं सिरप का ढक्कन खोल के सिरप पूरा बहा दिया, उसके बाद जो है फेंक दिया। दवाइयों को रैपर से निकाल दिया, एम्पुल वायल को तोड़ के उसका जो है वो बहा दिया, दवा जो उसके अंदर है। वो सब कुछ भी नहीं करना है। एज इट इज आपको वैसे के वैसे ही उसको आपको हैंड ओवर करना है। ये तो बात हो गई पीली कूड़े की। उसके बाद है लाल, भाई रेड। जब आप इसमें आपकी वो सारी चीजें आती हैं जो प्लास्टिक और रबड़ की बनी हुई होती हैं। इससे आप सीधे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, इसमें मतलब नाम एक एक्सेप्शनल होता है, ब्लड बैग। ब्लड बैग को हम लोग जो है येलो में डिस्कार्ड करते हैं, और उसकी वजह यह है कि इसमें एचआईवी नाको की गाइडलाइंस शामिल होने की वजह से ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। तो इसलिए जो है ब्लड बैग को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं प्लास्टिक की और आपकी रबड़ की और फाइबर की, वो सारी चीजें आपकी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक या रबड़ बोला जाता है। अब वो सारी चीजें आपकी जाएंगी रेड में, जैसे प्लास्टिक सिरिंज, करने के लिए मैं कर वीगो रही आईवी सेट, म्यूकस सकर, प्लास्टिक आईवी फ्लूइड की बोतलें, दास्ताने, ये सारी चीजें आपकी जाएंगी रेड में। और फिर नीले में आपके बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में आपकी वो सारी चीजें जाती हैं जो कांच की बनी हुई होती हैं। अब कांच और प्लास्टिक ये दोनों जो है कभी नष्ट होने वाली चीजें नहीं हैं। ये अमर है एक तरीके से कहा जाए तो। ये रूप तो बदलते हैं अपना, लेकिन खत्म नहीं होते। कभी यूपी बढ़ा है नहीं अगर आप एक रूप में है उनको पिघला देंगे तो दूसरा रूप ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ना नेचर खोएंगे अपना किसका और ना क्वालिटी। ये एक से दूसरे में बदल जाएंगे। तो इसलिए जो है ये रिसाइक्लेबल होते हैं। और भाई दिखा लीजिए आपका प्लास्टिक वाला सब लाल में, और ब्लू में आपकी सारी जो है जाएंगी सारी शीशे वाली चीजें, जैसे आपकी टूटी हुई कांच की शीशियां, इस्तेमाल की गई वायल, कांच की बोतलें, इस्तेमाल की गई टेस्ट ट्यूब, टूटी हुई शीशे, एम्पुल और वायल वगैरह। ये सारी चीजें आपका नेचर में ग्लास होती हैं। इनको जो है आपको डालना है ब्लू बकेट, ब्लू बॉक्स में। उसी तरीके से फिर जो लास्ट है, इसमें आपको जितनी भी तरीके के आपके पास शार्प मेटल्स हैं, जो भी तो शार्प आप मेटल्स के ऐसा रूप में करिए आप यूज करते जाइए हैं, वो सारी चीजें जाएंगी आपकी 10 पंक्चर प्रूफ कंटेनर व्हाइट में। आपको 10 बजे अब आइए इसमें 5 सारा मिनट तक मेटेलिक शार्प आता है, इसमें स्वागत आपका निडल्स है, इसमें स्केपल्स है, ब्लेड्स है, ये सारी चीजें आपकी जाएंगी व्हाइट में। फोटो तो लिए अब नहीं मेरा एक सवाल है यहाँ थोड़ा पर। सा कुछ एक ज्यादा थोड़ा सा बता दीजिए, ब्लड का जो पाउच होता है वो और जो ग्लव्स होता है प्रोसीजर के दौरान पूरा ब्लड लगा है वो किस में जाएगा? आना पड़ेगा अब आप जो सर करिए देखिए, नहीं करेंगे सबसे पहले तो जैसे कि हमने अभी शुरू में बताया था कि हमारे अस्पताल में दो तरीके का कूड़ा है, एक जर्नल है और एक इन्फेक्शियस है। अब ठीक। जर्नल यानी सीधे सीधे कॉन्सेप्ट हो गया कि जो हमारा नॉन इन्फेक्शियस है, जिसमें किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, वो हो गया हमारा ब्लैक वाला कूड़ा, जर्नल वेस्ट। अब इसके आवाज बाद नहीं आ रही है आपकी। क्या एक करना मिनट, है? अब आ रही है आवाज? हीमोग्लोबिन ये कोई तकलीफ थोड़ी ना है। आवाज आ रही है एचयू साहब?
आवाज तो आ रही है। आवाज रुक। बॉस आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप देख लीजिए, हो सकता है आपके यहाँ कोई इशू हो। अब इसमें जैसे कि सवाल किया कि ये ग्लव्स कहाँ जाएंगे अगर इनमें खून लग गया, और कोई भी चीज में अगर खून लग गया तो कहाँ जाएगा। हमने शुरू में ही बताया कि हमें जो कलर डिसाइड करना है वो अपने नेचर के हिसाब से डिसाइड करना है कूड़े के। अगर कूड़ा सड़ने गलने वाला है तो वो पीले में जाएगा, और अगर वो प्लास्टिक या रबड़ का है तो वो रेड में जाएगा, अगर कांच का है तो वो ब्लू में जाएगा, और अगर मेटल है तो वो जाएगा हमारा पंक्चर प्रूफ व्हाइट में। अब इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि दास्तानों पे खून लग गया या किसी और चीज पर खून लग गया तो वो कंफ्यूज होकर उसको पीले में डाल देते हैं या पीला बताते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है उस पे खून लगा है कि नहीं लगा है। अब अगर आईवी फ्लूइड की बोतल है, किसी मरीज को हम चढ़ा रहे हैं, उसकी फ्लूइड खत्म हो गया और हमने ना ध्यान दिया तो कुछ देर के बाद जो है ब्लड जो है उसमें आने लग जाता है। तो क्या अब उसमें ब्लड आ गया तो क्या अब हम उसको आईवी फ्लूइड की बोतल को हम पीले में डाल देंगे? या फिर हमने किसी सिरिंज का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक की सिरिंज है, हमने लैब में जो है उसमें ब्लड लिया। अब ब्लड के बाद जो है अगर हमें उसको डिस्कार्ड करना है तो उसमें अंदर की तरफ ब्लड लगा हुआ है, तो क्या अब उसको हम रेड से निकाल के येलो में डाल देंगे? नहीं। वो उसका जो भी नेचर है, वो प्लास्टिक का है तो वो प्लास्टिक वाले में जाएगा, चाहे खून लगा हो चाहे ना लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये चारों जो वेस्ट हैं, चारों के चारों इन्फेक्शियस हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर जी सर। जी सर। सर ब्लड बैग, वो जो बैग आता है जो ब्लड चढ़ाया जाता है, वो वाला हाँ, किस में जाएगा? प्लास्टिक का होता है सर। वो तो मैंने शुरू में ही बताया कि वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो आपका येलो में जाएगा, क्योंकि उसमें एड्स नाको की गाइडलाइन जुड़ी हुई है। अब अगर जी सर। उसको पूरी फॉलो करेंगे तो उसके लिए नियम ये है कि जो आपका ब्लड बैग है, जब वो यूज कर लिया जाए तो यूज करने के बाद उसको पहले आप क्लोरीन सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करिए, यानी बैग के अंदर इंजेक्शन डालिए, क्लोरीन सोल्यूशन को डालिए, अंदर का पूरा ब्लड जो है डिसइंफेक्ट हो। और फिर उसके बाद आप जो है उसको, जैसे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करते हैं उस तरीके से उसको ऑटोक्लेव करके तब हम उसको येलो में डिस्कार्ड करेंगे। अब इतना हम लोग नहीं कर सकते अपने लेवल पर, हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं। तो अभी अगर आप किसी ब्लड बैंक से बात करेंगे, जैसे दीनदयाल में है और जगह पर है, तो वहां पर जो है ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं कि पहले उनको एसएसपीजी में और दीनदयाल में कि पहले वो लोग उसको डिकॉन्टामिनेट करते हैं क्लोरीन सोल्यूशन से, उसमें इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करके, और फिर उसके बाद जो है आधे घंटे छोड़ने के बाद फिर उसको जो है ऑटोक्लेव में डाल के टोटली स्टरलाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करते हैं। इसलिए इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन लिया जाता है कि इससे जो है एचआईवी फैलने का खतरा हो सकता है। समझ गए राकेश कुमार जी? क्योंकि इनका खाली बर्थ एड्रेस भी गलत दिखा रहा है। जी जी। तो ये एक्सेप्शनल केस है एक ऐसा कि जिसमें जो है आपको डालना है। अगर किसी भी ग्लव्स में लगा हुआ है, आपके प्लास्टिक सिरिंज में लगा हुआ है, किसी भी चीज में कुछ भी खून लगा हो, चाहे पस लगा हो चाहे मवाद लगा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। चारों इन्फेक्शियस हैं और चारों अपने ही नेचर के हिसाब से डिस्पोज होंगे, सीधी सी बात है। बस नेचर को आप फॉलो करिए, कभी गलती नहीं होगी। और एक एक्सेप्शनल केस है उसमें आपका ब्लड बैग, बस। रिपोर्ट मांगेंगे, फिर रिपोर्ट का मतलब ये चार चीजें हैं आपकी, जिसके अंतर्गत आप लोग को बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन करना है। अब इसी में है कि इनको रखना कहाँ पर है, तो ये भी बता दिया कि जहां पर कूड़ा निकलेगा वहीं पर इसको डिस्पोज किया, सेग्रीगेट किया जाएगा, यानी कि वहीं पर डाला जाएगा। और ये जिम्मेदारी होती है डॉक्टर की, स्टाफ नर्स की, वार्ड बॉय की, जो लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, एलटी की,
क्योंकि जब आप प्रोसीजर करोगे तो कूड़ा आप ही के द्वारा फैलेगा, तो जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है कि उसको प्रॉपर बकेट में आप डिस्पोज करें। अब वहां से उसको स्टोरेज तक ले जाने की जिम्मेदारी हाउस कीपिंग स्टाफ की है या वेस्ट हैंडलर की है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें ये देखना है कि कौन जनरेट कर रहा है, और जहां पर जिस जगह पर, यानी कि अगर आपने कहीं पर अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल लगाई हुई है, ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ है, तो ड्रेसिंग एरिया में ड्रेसिंग होगी तो वहां पर कूड़ा निकलेगा आपका, तो उसी के पास में आपका बायोमेडिकल वेस्ट की बकेट्स होनी चाहिए, ना कि जो है हमारा ड्रेसिंग एरिया यहाँ बना हुआ है और बीएमडब्ल्यू की बकेट्स हमने दूसरे साइड रखी हुई हैं। ये फिर टोटली गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि हम वहां से 10 फुट दूर जाके अगर हम फेंकते हैं तो रास्ते में भी कुछ गिरने का चांसेस होगा, और लापरवाही में, आलसपन में हम वहीं का वहीं डिस्पोज कर देंगे, चाहे जो भी बकेट हमारे पास पड़ी हो। तो इसलिए जहां पर भी है, और कोशिश करिए कि फुट ऑपरेटेड हो, यानी पैर से दबाने पर उसका ढक्कन खुल जाए और उसमें हम उसको डिस्पोज कर सकें आसानी से। इसमें किसी और का डाउट है कोई? और तनवीर, ये पूछना था, अगर कोई हम HIV पेशेंट को यूज कर रहे हैं, उसमें हम सिरिंज वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो किसमें फेंकेंगे? सर, अगर HIV पेशेंट का भी आप यूज कर रहे हैं तो आप रेड में ही डालेंगे। अच्छा, किट किट वगैरह सब उसी में रेड में जाएगा? हाँ सर। ओके, थैंक यू। सर, कोई भी कूड़ा हमें हाथ से नहीं छूना है बाद में। हाँ, हमें वेस्ट हैंडलिंग भी करनी है तो प्रॉपर यूटिलिटी ग्लव्स पहन के करना है, उसको पन्नी में बांध के रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे HIV का कंफर्म्ड केस आप हैंडल कर रहे हैं, तो हाँ, उसमें जिस तरीके से आपको PPE में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, तो इसमें हाँ, भी आप एक काम कर सकते हैं कि उस सिरिंज को पहले डिस्पोज करने से पहले रेड में पहले 1% के क्लोरीन सोल्यूशन में आधे घंटे के लिए डाल दें। अब उसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया, वायरस होगा तो वो पूरी तरीके से उसको किल कर देगा, और उसके बाद फिर आप उसको रेड उसमें डाल दीजिए। अदरवाइज हम रेड में ही डालेंगे वो ना, कोई भी HIV HBS यदि या STD का पेशेंट का अगर हम यूज किया हुआ सिरिंज है या कोई भी चीज है तो प्लास्टिक का। और किसी का कोई सवाल है इस पर? आज बड़ी खुशी की बात है कि इस टाइम हम लोग 98 99 लोग जुड़े हुए हैं, यानी पूरी जितनी कैपेसिटी है मीटिंग की उतने 100 पे 100 पहुंचे हुए हैं। हाँ, रमेश जी, LT चोलापुर, बताएं, कुछ कह रहे हैं आप? सर, ये कह रहे थे कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का यूज तो करना पड़ेगा ना सर? हाँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, हाँ जो हम इरिटिया वाल में ब्लड लेते हैं चाहे प्लेन वाल में ब्लड लेते हैं, तो ब्लड का निस्तारण करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करना है कि नहीं? सर, वो तो आपका, इसके आगे हम पढ़ाते लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए लैब के लिए अलग से है कि जी इसमें सर। आप जो भी सैंपल लेते हैं, जो भी जी चीजें लेते हैं, तो उनको जब आप डिस्कार्ड करेंगे, सैंपल लेने के बाद जो बचा हुआ सैंपल है, यूज किया हुआ सैंपल है, तो उसको जब जी करेंगे तो अगर आपके पास ETP है बनी बनाई, तब तो उसमें जी आप डाल देंगे, उसमें सारा सिस्टम बना हुआ है, वो डिस्पोज कर देगी, उसको डिसइंफेक्ट करके और ड्रेन कर देगी आपके साधारण नाली में। अब जी जिसके सर। जी यहाँ पर ये चीज नहीं है, ETP, तो उसके यहाँ पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 बकेट वाला सिस्टम, कर्नाटका मेथड लगवाया जाता है। ऊपर वाले में क्लोरीन सोल्यूशन रहता है 1% का, और नीचे वाले बकेट में जो है, जी जो आप गंदगी ड्रेन करते हो वो, और जो ऊपर आपका क्लोरीन सोल्यूशन रखा है, दोनों को आप ड्रेन कर देते हो उसमें। और उसमें ड्रेन होने के बाद जो जी है 5 लीटर पे 1 लीटर आपको करना होता है। ये नोट कर लीजिएगा आप कि अगर 5 लीटर आपने गंदगी बहाई है, जी सर। उसके ऊपर कम से कम आपको वो पूरी तरीके से जी डिकॉन्टामिनेट हो जाए, उसके लिए आपको
1 लीटर 1% का क्लोरीन सोल्यूशन छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के बाद आधे घंटे वेट करना होगा, जब दोनों अच्छी तरीके से मिलकर डिसइंफेक्ट कर देंगे उसको क्लोरीन सोल्यूशन। फिर उसके बाद आप उसको जी अपने नॉर्मल म्युनिसिपैलिटी की नाली में ड्रेन कर सकते हैं। जी सर। तो वो लिक्विड वेस्ट ओके सर। मैनेजमेंट अलग चीज है। क्लियर हो गया वो भी। जी उसके लिए जी सीधे सर। जी सीधे सर। आप याद रखिएगा, 1% का क्लोरीन सोल्यूशन बनेगा, चाहे हाइपोक्लोराइड से बनाएं आप, चाहे आप जी ब्लीचिंग पाउडर से बनाएं। अब ओके उसके सर। बाद जो है आपका इसी पे अब एक चीज और आती है कि जब हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं तो कितनी बाल्टी भर जाए, तब हमको जो है उसको हटा के रिप्लेस करके दूसरी बाल्टी रख लेनी है। तो उसके लिए सीधा सीधा है कि अगर बाल्टी 10 लीटर की है और उसमें 7.5 लीटर भर चुका है, यानी 3 भाग उसका भर चुका है, 1 भाग खाली है, तभी हमको उसको रिप्लेस कर देना है। उसकी जगह पे फिर हमको दूसरी बकेट यूज करनी है। हम उस बकेट को पूरा भरने का इंतजार नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें फिर कैजुअलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हैंडलिंग के दौरान भी, और रखे हुए हैं जरा सा भी झटका लगा तो बिखरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, जिनकी दूरी ज्यादा है वो व्हील बैरो वाला बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो है पहिए लगे होते हैं, उसको तिरछा करके जहां पर भी आपका स्टोरेज है वहां तक पहुंचा सकते हैं। और जो पहले वाली पिक आप लोगों को दिख रही है कि वो इस तरीके से पन्नी ले जाए, तो कहीं ना कहीं जो है उसके फटने का डर रहेगा और फैलने का डर रहेगा, तो वो जो वेस्ट हैंडलर है वो भी इंजर्ड होगा और इन्फेक्शन भी फैलेगा, और कोई उसके चपेट में आ गया तो वो भी इंजर्ड हो जाएगा। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है, और इसकी भी सुविधा हमारे पास होनी चाहिए कि हम कैसे अपने जहां जहां भी हमारा कूड़ा जनरेट हो रहा है वहां से हम अपने स्टोरेज तक कैसे लेके जाएंगे। और स्टोरेज एरिया आपका हमेशा ऐसे एरिया में बना होना चाहिए कि जहां तक हमारी बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी की जो गाड़ी है वो उसके दरवाजे तक पहुंच सके, और उसके पास पहुंचने के साथ साथ जो हमारा पेशेंट का एरिया है, जो आने जाने का रास्ता है, उससे उसकी दूरी हो। और साथ में आपका बायोमेडिकल वेस्ट का स्टोरेज के लिए नॉर्म्स है कि उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ होना चाहिए, वो पूरी तरीके से लॉक्ड होना चाहिए। वहीं पर आपका जो है एक वॉश बेसिन और पैरों को धोने के लिए टोटी लगी होनी चाहिए नीचे की साइड में, और साबुन की और पानी की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। पानी इसका यह है कि ताकि बीएमडब्ल्यू स्टोरेज की भी प्रॉपर वे में रेगुलर टाइम पर सफाई होती रहे, ताकि उसमें से किसी तरीके की बदबू वगैरह ना आए। और साथ में जो वेस्ट हैंडलर वहां पर कलेक्ट कर रहा है ले जाकर, वो कलेक्ट करने के बाद वहां पर अपना साबुन से हाथ और पैर को दोनों को अच्छी तरीके से धो ले। अब इसमें 2 चीजें छूट गई हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूं। एक है आपका स्किल मैनेजमेंट, और दूसरा है आपका निडल स्टिक इंजरी या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। स्किल मैनेजमेंट के बारे में कोई बता सकता है? इसमें करीब करीब जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग पिछले साल के कायाकल्प विनर हैं, और ये कायाकल्प में बहुत ही पूछा जाने वाला कॉमन सवाल है। स्किल मैनेजमेंट लेबर रूम की कोई स्टाफ नर्स बताएंगी? कोई भी बताए, नहीं तो फिर हम नाम लेके पूछें। आप नाम लेके पूछे डॉक्टर तनवीर।
जी सर। क्योंकि कोई भी सीरियसली नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे सब टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ा रहे हैं, कहीं भी मुझे मिलती भी नहीं ये सब चीजें, किसी को मालूम नहीं कि पीला में क्या डालना, लाल में क्या डालना, नीला में क्या डालना है। और कभी मेडिकल कॉलेज में जहाँ से पढ़ के आई है, जहाँ से स्टाफ नर्स से ये पढ़ के आई, ये लोग कभी क्लास व्लास तो गई हुई है नहीं, और ये पता नहीं कहाँ से फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट ले लेके बैठी है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोग का कलम कागज लेके सभी ARO HO सभी को नोट करना चाहिए। क्या चीज मामूली चीज थोड़ी ना है। मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, चुपचाप सुन रहा हूँ, कि कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे समझू, मैं कैसे समझू, और क्या समझू, मैं क्या भूल गया, मैं क्या भूल गया। और यहाँ देख रहा हूँ कि किसी को दिमाग ध्यान है ही। आप नाम लेके पूछिए, उसके बाद जो नहीं पता हो रहा उसको क्या कहते, तुरंत उसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। नाम लेके पूछिए। PSC हरुआ, PSC हरुआ। अंजना बताओ। संजू। संजू बताओ। स्टाफ नर्स UCSC चौका घाट। बताइए। स्टाफ नर्स UPSC चौका घाट, कल मैं गया था, आप लोग को वहां पे लेबल भी नहीं लगा कुछ। बताइए चौका घाट से। सर अगर स्पिल होता है तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि मेजर स्पिल है कि या माइनर स्पिल है, और अगर मेजर स्पिल है तो उसी के हिसाब से हम उसका डिस्पोज करते हैं। अगर स्पिल हो गया तो उसके बाद में हम लोग पहले उसको मार्क करते हैं, जितने बीच में स्पिल होता है उसको मार्क कर देते हैं, वहाँ सारा रेस्ट्रिक्शन आना जाना बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद में उस पे 1% क्लोरीन सॉल्यूशन डालते हैं, और उसके ऊपर से टिश्यू पेपर या जो नॉर्मल पेपर होता है उसको डाल देते हैं डिसइंफेक्ट वो डिकंटामिनेशन करने के लिए। और उससे पहले हम लोग सारा PPE किट पहनते हैं, यूटिलिटी ग्लव्स वगैरह पूरा पहन के। फिर इसके बाद में उसका जो कार्डबोर्ड या जो वो स्पैचुला रहता है उससे हम लोग भर के उसको डिस्कार्ड करते हैं। ये सारा करेंगे हम लोग येलो बैग में, येलो बिन में जाएगा वो सारा। फिर सर उसको उस पे हाइपोक्लोराइड या 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन का हम लोग मॉपिंग करवाते हैं। मॉपिंग करवाने के बाद में सारा जो भी हमारा रहेगा प्रॉपर तरीके से हम लोग अपना जो पहने थे PPE किट उसको डिस्कार्ड करते हैं। वेरी गुड। ये देखिए बच्चे ने कितना अच्छा बताया। तनवीर, इसमें थोड़ा सर बहुत डिविएट की, लेकिन तब भी इस बच्ची ने बहुत अच्छा बताया है। एटलीस्ट इसने एफर्ट तो बिल्कुल किया। सर। और ना तो अभी हाथी बाजार का कोई बता पाएगा, ना तो गंगापुर का कोई बता पाएगा, ना तो नरपतपुर का कोई बता पाएगा, ना अराजी लेन का कोई बता पाएगा, ना ही कोई। इसका मतलब वहां के जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज या सुपरिटेंडेंट है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि इसको एक सिस्टम से इसको टीचिंग करें। क्या कोई अराजी लेन की स्टाफ नर्स बता सकती है? डॉक्टर नवीन। जी सर। रागिनी सिंह बताइए। बताइए रागिनी सिंह। स्पीकर ऑफ। अगर आपने सुना होता। हाँ बताइए। बताइए। सर सबसे पहले ये दो माइक चल रहा है। वो चल रहा है, आप लोग अपना बंद कर दीजिए। सर सबसे पहले जहाँ पे ब्लड गिरा रहेगा उस स्थान को मार्किंग करेंगे। और सर मार्किंग करने के बाद ताजा बना ब्लीचिंग घोल उस पे डालेंगे, और उस टिश्यू पेपर डालेंगे। फिर उसको सर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट छोड़ने के बाद सर तो उसको डस्टबिन की सहायता से उठा करके पीले बैग में डालेंगे। हम सब रेडी रखेंगे, हम 5 मिनट में और सर फिर उसके बाद डालने के बाद आपने भी प्रयास
अभी आप जाइए, आपके कमरे में 2 मोबाइल कनेक्ट करना बंद करिए सर। अपना भी बंद करिए। गंगापुर से बताइए गंगापुर सेम लगता है, ठीक है, बस एक्टिवेट कीजिए, ये मेरे पास है। अभी आप लोग जाइए, फिर मैं आप आइएगा 27। गंगापुर से बताइए और आधार कार्ड जरूर लेके आइएगा, बिल्कुल ले लीजिए। गंगापुर से बताइए। देखिए जो भी तनवीर ने बताया है, ये येलो बैग, रेड बैग, ये एक प्रैक्टिस में करिए। ये प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है कि मैं नियमता देखता हूँ कि ये प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए एएनएम कहीं सुई डाली हुई, कहीं सिरिंज डाली हुई है, कहीं कुछ डाली हुई है। एक माइक बंद करिए भाई, किसका खुला हुआ? राजीवन माइक बंद करिए अपना। तो ये प्रैक्टिस में, और कहीं भी ये येलो बकेट, रेड बकेट और ब्लू बकेट जो रखी हुई है, ये वहां पर एक ट्रॉली में रहना चाहिए, और उसके ऊपर ये किस में क्या डालेंगे, तो आपके आने वाले मरीजों को भी ये बताना जरूरी है कि आप किस किस में डालें। आमतौर पे क्या होता है, लोग अपने जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है वो जाके पीले वाले में डाल देते हैं। तो वहां एक काला बकेट भी रखिए, जैसे म्युनिसिपल वेस्ट अलग जाए, बायोमेडिकल वेस्ट अलग जाए। तो ये प्रैक्टिस में डाली, जब सुई लगाने नर्सिंग स्टाफ जाए वहां पर, तो ये बताएं कि देखिए आप कोई चीज इसमें नहीं डालेंगी, इसमें लाल पीला ये हमारे इस्तेमाल का है, घर वालों के इस्तेमाल का सिर्फ काला बैग है। आप काला बैग उनको दिखाइए कि आप जो भी अपनी रोटी है, कपड़ा है, आपका क्या कहते हैं, कोई आपको टिफिन का बचा कुछ खाना है, आपकी बिस्किट का पैकेट है, ये सब चीज जो डालना आप म्युनिसिपल वेस्ट में डालिए, हमारे लाल पीले नीले पे मत डालिए। लाल पीला नीला आपका है, वहां पर मरीज के अटेंडेंट के लिए काला बैग है, और पीले बैग, लाल बैग और नीले बैग में क्या डालना है, कैसे डालना, कितना डालना है, और इसका कब कब डिस्पोज होगा, वहां लॉगबुक भी मेंटेन होगा। ये पूरी जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ की है, क्योंकि आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप वहां पे आप यही कपड़ा पहन के आप अपने घर में जाते हैं, तो वहां पर आपको अपने परिवार वालों को इन्फेक्शन देने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आपके परिवार के लोग आपके अस्पताल में काम करने की वजह से बीमार हो जाते हैं, आप स्वयं बीमार हो जाते हैं। तो ये एक मरीज जो हमारे अस्पताल में आया, उसकी बीमारी हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे कम्युनिटी में नहीं जाए, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस को सिखाया जा रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। इसलिए पूरा वहां पर सब लिखा होना चाहिए। जितना भी तनवीर ने बताया उसकी स्लाइड हर एक मेडिकल अफसर अपने अपने ग्रुप में डालकर उसको प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि एनक्वास के दिन जो टीम आ रही है इंस्पेक्शन कर रही है, उसके बाद आप वही बेकार काम कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, रोज पढ़ेंगे नहीं पीले में क्या डालना, नीले में क्या डालना, अपने स्वीपर को नहीं पढ़ाएंगे, अपने जमादार को नहीं पढ़ाएंगे, अपने वार्ड बॉय को नहीं पढ़ाएंगे, अपने चौकीदार को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे एनक्वास के प्रोग्राम का हॉस्पिटल इन्फेक्शन होता है, और ये प्राय देखा गया कि हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो अस्पताल में मरीजों से इन्फेक्शन लेके वो स्वतः बीमार होते हैं और उनके परिवार वाले बीमार होते हैं, और आमतौर पे जल्दी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मत करें। आप नौकरी कर रहे हैं और आप और आपके परिवार स्वस्थ रहे, यही हम लोग की सारी अपेक्षाएं हैं। कृपया इसको ध्यान से सुनिए। तनवीर आगे बढ़ो। अभी 2 लोगों ने स्पिल मैनेजमेंट के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ी में थे और रिवाइज नहीं किए हुए थे, क्योंकि किस चीज के लिए बताया ये कंफर्म नहीं किया। स्मॉल स्पिल था कि लार्ज स्पिल के लिए मैनेजमेंट कर रहे थे, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि स्पिल जो हुआ है, एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्पिल जो होगा आपका प्रोसीजर के दौरान ही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे आप वार्ड में काम कर रहे हो, चाहे लेबर रूम में, चाहे लैब में। अब स्पिल जो होता है, ब्लड स्पिल, वो होता है आपका 2 तरीके का। एक होता है
स्मॉल स्पिल और दूसरा होता है लार्ज स्पिल। स्मॉल स्पिल जो है 10 ml या उससे कम होता है, और 10 ml से अगर ज्यादा की अमाउंट में है और बिखरी हुई जगह पर है तो वो आपका लार्ज स्पिल है। सब कुछ प्रोसेस दोनों में सेम है, दोनों उतना ही इन्फेक्शियस है, लेकिन हमें अपने आप को ज्यादा एक्सरसाइज से बचाने के लिए इसमें कुछ चीजें फॉलो की जाती हैं। 30 मिनट के लिए ही छोड़ना है, 1% क्लोरीन सोल्यूशन का ही यूज करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जैसे अराजी लाइन के स्टाफ ने बताया, पर पूरे प्रोडक्टिव इक्विपमेंट के साथ इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें फर्क जो है मेनली वो ये है कि जब स्मॉल स्पिल होता है तो वो आपके मैक्सिमम लैब में होता है 10 ml या उससे कम का, और छोटी सी जगह पर होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले जो हम क्लोरीन सोल्यूशन यहाँ पर डालते हैं कि क्लोरीन सोल्यूशन को हम उस स्पिल के ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर टिश्यू पेपर डालेंगे और फिर उसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर उसको जो है वहां से जो है वाइपर और डस्टबिन के सहायता से हटा के उसको हम जो है रेड येलो वाले में डिस्पोज कर देंगे, और उस जगह पर जहां पर स्पिल हुआ था 1% के क्लोरीन सोल्यूशन से फिर हम पोछा लगवा देंगे और उसको सूखने देंगे। सीधा सा यही रूल है। अब अगर लार्ज स्पिल की बात की जाए तो लार्ज स्पिल जो है 10 ml से ज्यादा होगा और कई जगह ड्रॉप्स हो सकती हैं और पूरे कमरे में कई जगह पर हो सकता है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं कि जैसे कि स्मॉल स्पिल में हमने पहले क्लोरीन सोल्यूशन डाला, फिर उसके बाद सोखता कागज डाला, लेकिन जब लार्ज स्पिल होता है तो पहले उस पर हम जो है सोखता कागज डालते हैं और फिर उसके बाद हम बहुत ही स्लोली फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% का क्लोरीन सोल्यूशन डालते हैं। इतना धीमे धीमे डालते हैं ताकि जो है वो उस सोखता कागज के ऊपर से फ्लो ना करने पाए। तो उससे फायदा ये होता है कि मैक्सिमम जगह को वो जो है आपके भीगने नहीं देता, वहां पर इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता। तो आपको कम से कम जगह में एरिया में साफ सफाई करवानी पड़ेगी। और अगर आप बिखरा हुआ स्पिल है और उसमें आप जो है, हाँ, डॉक्टर रेणु सिन्हा कुछ कहना चाह रही हैं आप? तो वो बिखरा हुआ है, अगर उसके ऊपर हम क्लोरीन सोल्यूशन डालेंगे तो फर्श की कोई ना कोई ढाल होती है, वो बहने लगेगा और फिर हमें पूरे एरिया की साफ सफाई करवानी पड़ जाएगी। तो इसलिए जो है सीधे से है कि स्मॉल स्पिल में हम टिश्यू पेपर बाद में डालते हैं और लार्ज स्पिल में हम पहले डालते हैं। बस यही एक डिफरेंस है दोनों में, साइज का, और दूसरा पहले और बाद में डालने का। बाकी चीजें वही हैं कि आप जो है भाई प्रिकॉशनरी बोर्ड लगा देंगे, उसको मार्क कर देंगे, और जो है प्रॉपर वे में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन लेंगे, और उसके बाद जो है आप उसको मैनेज करेंगे या करवाएंगे। तो ये चीज है मेन इम्पोर्टेंट कि आपको पहले वाले में स्मॉल स्पिल में क्या कहते हैं, पहले क्लोरीन सोल्यूशन डालना है, बाद में आपको टिश्यू पेपर, और उसमें पहले टिश्यू पेपर डालना है और बाद में जो है आपको क्लोरीन सोल्यूशन डालना है। क्लियर है स्पिल मैनेजमेंट? रागनी सिंह, राजी लाइन। नर्सिंग ऑफिसर यूसीएससी चौकाघाट, क्लियर है अब? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको म्यूट कर लीजिए। अगली बार जो है बात करेंगे हम लोग निडल स्टिक इंजरी की या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस की। अगर हमको सुई चुभ जाए या हम ऐसे एरिया में गिर पड़े या रगड़ खा जाएं जहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? सीएससी चोलापुर स्टाफ नर्स जुड़ी हैं?
हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, एलटी चोलापुर। हाँ एलटी साहब, बताएंगे आप निडल जी स्टिक सर। इंजरी के बारे में? जी सर। बताएं। सर जैसे चुभ गया, नीडल चुभने के बाद सबसे पहले हम तो अपने डॉक्टर को सूचित करेंगे जो इंचार्ज हमारे यहाँ है। हम्म। उसके बाद हम रनिंग वाटर में हाथ जब तक धोते रहते हैं जब तक हमारा ब्लड न बंद हो जाए। हाँ। हाँ। उसके बाद जो मरीज का हम लोग जो स्टिक हुआ है उसका हम पहले तो उसका ब्लड लेके टेस्ट करते हैं, HbSAg, HIV और सीवी सर जो है। और कुछ? बस एलटी साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। और- अगर सामने से जी सर। आपको एक ट्रक दौड़ाए हुए है टक्कर मारने के लिए, तो आप पहले बचने की कोशिश करोगे कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करोगे? बचने की कोशिश करें। तो जब आपको इंजरी हो गई तो पहले आप अपने अधिकारी को इन्फॉर्म करोगे कि पहले अपने आप से बचने की कोशिश करोगे उससे, इन्फेक्शन से? बचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर बचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इन्फॉर्म करेंगे। तो बचने की कोशिश में क्या किया जाता है? सर सबसे तो पहले रनिंग वाटर में मैं अपना हाथ धोता रहूंगा जब तक कि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो जाए, ब्लड हाँ, बंद हो ब्लड जाए। क्लॉट ना हो, ब्लड रुकने ना पाए। जी सर। देखिए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में आपका रिकैपिंग मना है कि रिकैपिंग अब नहीं करनी है। तो अक्सर जो इंजरी होती है निडल स्टिक इंजरी, वो जी रिकैप सर। के चक्कर में सबसे ज्यादा होती है। और दूसरा ये होता है कि भाई मरीज ने हाथ झड़क दिया या वो हो गया, उसमें एक्सीडेंटली जो है आपको चुभ सकती है। तो उस कंडीशन में ये चीज है सबसे पहले कि अगर आपको इंजरी हो गई है तो उसको ना दबाना है, प्रेस करना है। हाँ बेटा, बाद में देखेंगे। ना उसको प्रेस करना है और ना ही उसको जो है दबाने की कोशिश करना है, खून को अपनी उंगलियों से प्रेशर देके बाहर निकालने के लिए। उसके लिए हमें करना क्या होगा? सीधे रनिंग वाटर में ले जाकर घड़ी देख के कम से कम 10 मिनट तक हम उसको लगाते हैं। 3.5 से 5.5 मिनट के बीच का हमारा लोग का क्लॉटिंग टाइम होता है। अगर हम ऐसे ही रखे रहेंगे तो वो क्लॉट कर जाएगा और जो इन्फेक्शियस ब्लड है वो अंदर की तरफ सर्कुलेट कर सकता है, जा सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए कि मैक्सिमम इन्फेक्शन जो ब्लड में मिल चुका है वो हमारा बाहर की तरफ निकल जाए, उसके लिए हम रनिंग टैप के नीचे अपना उंगली लगा देंगे। अब लगा देने के बाद जब 10 मिनट हो गए तो उसके बाद जो है आपको दूसरी चीज देखनी है अपने टीकाकरण के बारे में। आपको अपने आप को बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी और टिटनेस का टीका तुरंत लगवाना है। जो भी ये एक्सरसाइज हो रही है ये अपने आप को बचाने के लिए हो रही है, तो उसमें जो भी चीजें हमें करनी है सबसे पहले अपने बचाने के लिए करनी है। कि रनिंग टैप वाटर में हाथ धोना है, वो लगाए रखना है। फिर उसके बाद जो है हमको, अगर हमको तीनों डोज लगी हुई है हेपेटाइटिस बी की, तब भी हमको एक बूस्टर डोज लेना है। हो सकता है अब हमारे अंदर एंटीबॉडी हो ना हो, हमें नहीं मालूम। तो प्रिकॉशन के तौर पे एक बूस्टर डोज ले लेना है, उसका कोई नुकसान नहीं है फायदे के सिवा। और टिटनेस का हमको एक डोज ले लेना है। अब इतना करने के बाद आप उस मरीज को फॉलो अप में ले लेंगे जिस मरीज के बाद आपको ये इंजरी हुई है, ये कैजुअलिटी हुई है। उस मरीज को फॉलो अप में लेने के बाद उससे सारी चीजें हिस्ट्री लेते हुए उसका जो है आप निडल स्टिक इंजरी फॉर्म में डाटा भरेंगे पूरा, और आप अपना भी डाटा भरेंगे। और उस निडल स्टिक इंजरी फॉर्म के कंसेंट पे ही जो है उसका और अपना वायरल मार्कर की सारी जांचें होती हैं। ब्लड बोर्न से डिजीज से रिलेटेड सारी जांचें करवाई जाती हैं। तो अब निडल स्टिक इंजरी फॉर्म भरने के बाद जब आप अपने अधिकारी को देंगे तो वो कंडीशन को देखते हुए आप लोगों की जांच कराएंगे।
और जांच कराने के बाद जो है आपको सीधे रिफर कर देंगे आईसीटीसी, जो कि आपके बनारस की बात की जाए तो दीनदयाल में एआरटी सेंटर मौजूद है। अब इसमें एक चीज आती है कि एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है, वो हर एक सीएससी और पीएससी पर मौजूद होनी चाहिए। इंजरी होने के 2 घंटे के अंदर, चाहे मरीज वो सस्पेक्टेड हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें उस दवा को 2 घंटे के अंदर अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले लेनी है। आपका कितना वेट है, कितनी सीवियरिटी का इंजरी है और किस तरीके का सामने मरीज है, उसको देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके, और जो आपकी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है उसको जो है आपको खाने के लिए सजेस्ट करेंगे। और वो दवा जो है आपको 2 घंटे के अंदर ले लेनी है। अगर अपने आप को उससे बचाना है इन्फेक्शन से, तो आपको 2 घंटे के अंदर उस चीज को ले लेनी है, और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर आप ले सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सभी लोग, आप लोग दीनदयाल में लेटर लिखकर वहां से अपने यहाँ पर एक एक डिब्बी की अवेलेबिलिटी करा लें उस ड्रग की, और उसकी डोज के बारे में और उसको कैसे देना है उसके बारे में भी वहां से काउंसलर से जानकारी पूरी तरीके से ले लें, ताकि अगर कोई आपके यहाँ पर कैजुअलिटी होती है तो उसको प्रॉपर वे में मैनेज किया जा सके। ये आपका टोटली इन्फेक्शन कंट्रोल खत्म हो डॉक्टर गया। तनवीर, अगर कोई हेपेटाइटिस बी बूस्टर डोज तक वैक्सीनेटेड है और रिसेंटली बूस्टर डोज का वैक्सीनेटेड शॉट है, उसको निडल स्टिक इंजरी होती है, तो क्या सिमिलर डोजेस चलेगी उसकी, जिडोडीन? बूस्टर डोज तो बाद में लगती है ना उसको, हाँ, तो मतलब उसका कंप्लीट हो गया फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड बूस्टर डोज, और उसके फिर ड्यूरेशन में मैं, अगर उसको अब लगती देखिए है। मैम, बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं है, अब उसके लिए उसको जांच करानी पड़ेगी। तनवीर, एक चीज मैंने देखा है कि हर जगह पे, तनवीर। जी सर। तनवीर, हाँ सर बोलिए। सबसे पुअरेस्ट पार्ट जो है वो ये है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। जी सर। और ये पार्ट जो है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल है, ये टोटल बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल टोटल वहां पे नर्सिंग स्टाफ का काम होता है। जब मैं ये बात बोलता हूं तो वहां फार्मासिस्ट उसको देखता नहीं है, और जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स हैं वो सोचते हैं कि सुपरिटेंडेंट देखें, तो एक वो टीम वर्क कहीं नहीं दिखता। सर इसी के लिए क्वालिटी टीम में एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, भाई सुपरिटेंडेंट कितना देखेगा ये बताइए? उसकी जिम्मेदारी होती है सर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में एक जो भी लोग सुपरिटेंडेंट होते हैं। कितना देखेगा वहां पे बैठ के? एक टीम वर्क कहीं नहीं। अच्छा, नर्सेज में भी ओकर ड्यूटी, एकर ड्यूटी, एकर ड्यूटी, वोकर ड्यूटी, ये चलता है। 3 बजे ठीक, बोल दो तब तक के लिए बोल दो। हाँ, तो तनवीर, ऐसा कौन सा कोर्स करा दे इन लोगों को कि भाईचारा इन लोग का बढ़ जाए, एक कलेक्टिवनेस नहीं आती इन लोग में, जो कोई इन्फेक्शन कलेक्टिवनेस से कंट्रोल काम करें। कमेटी, सर इसके लिए इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या किया जा सकता है तनवीर? हाँ सर बता रहा हूँ, आवाज आ रही है सर? अभी देखो तुम बता रहे हो, आधे से ज्यादा तो इस पे दिमाग ही नहीं लगा रहे। चलो अच्छा, और क्या ज्यादा करना है, आधे ज्यादा बात कर रहे हैं, आधे ज्यादा गप सड़ाका कर रहे हैं, और कई ऐसे महान आत्मा हैं जो दिख रहे हैं कि इसी समय काम कर रहे हैं दिखाने के लिए, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। फार्मासिस्ट कोई भी, जो जितने भी पुराने फार्मासिस्ट, कोई बदलना नहीं चाह रहा है कि वो एक ओनस ले कि हम किसी काम को अच्छी तरह करें। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, थ्रोइंग द बॉल टू द अदर गोल वाला हिसाब है। सबसे हमें लगता है कि इसमें जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हमारे हैं, अब आप अलग अलग से प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेडिकल ऑफिसर की एक लिस्ट बना लीजिए, उनको दे दीजिए। आप वैसे तो आप दे रखे हैं, दोबारा फिर दीजिए इनको जा सकते। क्यों तनवीर?
क्या चीज सर? जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम जब आप पढ़ा रहे हैं जी सर। तो आप नर्सिंग स्टाफ की अगर नहीं पूरी बात मैं ये कह रहा हूँ जैसे नर्सिंग स्टाफ ने बताया नहीं तो वहां के डॉक्टर को खड़ा करिए, सुपरिटेंडेंट को, क्योंकि अकेले सुपरिटेंडेंट थोड़ी ना जिम्मेदार है। और जब मैं ये बात बोलता हूँ तो सुपरिटेंडेंट भी कहता है चलो अच्छा है सब पकड़े जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मकसद है कि ये बड़ा अजीब सा लगता है कि सब लोग मिलके एक साथ कोई ओनस नहीं ले रहे हैं, इंडिविजुअल ओनस चल रहा है। सर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो कूड़े के बीच में वही लोग हैं, सबसे ज्यादा हाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस उन्हीं के हैं। तो जब वो अपने लिए ही केयरफुल नहीं है तो फिर अब दूसरों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि जब वो आगे चल के इन्फेक्टेड होंगे, इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो फिर वो जो बीमारियां लगेंगी वो जल्दी क्योर होने वाली नहीं होंगी। वो सीधे टेजोबैक्टम और पिपरासिलिन से ही कंट्रोल होंगी। डॉक्टर तनवीर, जो लेटर आया है वो स्टेट से, उसमें FRU नॉन FRU कि उसमें हमारा क्या, उसमें नॉन FRU में जाएगा ना फिर, क्योंकि उसमें रेडियोलॉजी वाला पार्ट और NBSC और BSU तो है नहीं हम लोग के पास। तो वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 8 डिपार्टमेंट और 12 डिपार्टमेंट 2 कैटेगरी है, लेकिन उसमें उन्होंने एक डिपार्टमेंट और जो है ऐड कर दिया कि इसको FRU में ले लिया और बाकी सबको जो है नॉन FRU में। हमारे पास देखिए मैम, अगर हम OT करा रहे हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आपके पास पहले से उसका जो है ब्लड ग्रुप का सैंपल ब्लड मौजूद होना चाहिए आपके स्टोरेज में। नहीं तो अगर देखा जाए नियमता एज पर नॉर्म तो वो क्राइम हो जाता है। अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई और उसको जो है ब्लड की आवश्यकता पड़ गई और अगर मैनेज करने में हमको 15 मिनट आधे घंटे से ज्यादा लग गया और उसकी जान चली जाएगी। तो ये तो एक तरीके से हम लोग रिस्क ले रहे हैं। तो अब जब वो नॉर्म्स की बात करेगा, इनक्वास पूरा नॉर्म्स पे है, उसको नॉर्म्स वो 1 इंच नहीं पीछे हटने वाला, तो वो वहां पर जो है, अब आप ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पर और जो है न्यूली बॉर्न बच्चा जो है उसको जो है जरूरत पड़ गई स्पेशल केयर की, तो अब आपके पास NBSU होना चाहिए ना फंक्शनल पूरी तरीके से, पीडियाट्रिशियन मौजूद होना चाहिए वहां पर, तब जाकर जो है वो चीजें हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको फिर जो है छोड़ना पड़ेगा, हमको वही डिपार्टमेंट लेके जाना होगा, नॉन FRU में ही जाना होगा। क्योंकि अगर हम FRU के तौर पे लेके जाते हैं तो फर्स्ट रेफरल यूनिट हो गए, हमारे पास सब लोग भेज रहे हैं, तो अब हमको ही अगर दूसरी जगह भेजना पड़ जाए, BHU भेजना पड़ जाए, तो फिर हम FRU किस बात के हुए? तो गवर्नमेंट भी इस चीज को जान रही है और उसी के लिए हम लोगों ने बार बार जो है स्टेट्स को कहा कि हमको भाई एक क्लियर करके दीजिए इस चीज को अपने स्टेट से कि कौन से हमारे FRU हैं, कौन से नॉन FRU हैं, हम कैसे उनको मान के चलें। अब कुछ जगहों पर वो चल रहा है तो उसके लिए ही वो जो है MD मैम की तरफ से ये गाइडलाइन आई है। तो अब मैंने जो आप लोगों की रिक्वेस्ट भी भेजी है स्टेट पर, वो सभी की 8 डिपार्टमेंट पर भेजी है, क्योंकि अगर 12 डिपार्टमेंट पे हम भेजते हैं तो 3 से 4 डिपार्टमेंट में कंडीशनैलिटी लगना, फेल होना तय है। डेफिनेटली। तो मैम उसके लिए जो है बाकी के उस पे जो है आप 8 पे ही फोकस करिए, जर्नल एडमिन, अच्छा, और दूसरी चीज कल्चर सेंसिटिविटी हमारे यहाँ, जैसे हमने लैब, OT और लेबर रूम का करा लिया है, उसके अलावा तो नहीं कराना है ना? हर 3 महीने पे कराना है।
हाँ तो मतलब रिसेंटली हुआ है हमारे यहाँ तो। हाँ, तो वो चलता रहेगा आपका, वो उसको तो अब जब कंटिन्यू। एनकॉस की डेट देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली होगा फिर आगे। हाँ, क्योंकि अब उसमें डॉक्टर कोशिश तनवीर करिएगा, बॉस, ये भी हम्म। डॉक्टर एक। तनवीर बॉस, हाँ सर। जैसे जैसे सेमो सर कह रहे हैं, मैं सर से एग्री हूँ, लेकिन सर एक चीज ये बीएमडब्ल्यू वाले सर टाइम से आते ही नहीं, पर्ची से चल रहा है, तो इसी की वजह से सर चीज हाउस पास हो जाती है सर कि देखिए, कूड़ा हमने सेग्रीगेट किया, उसके बाद डिस्पोजल प्रॉपर हो नहीं पा रहा है सर। नहीं तो उसके लिए वही है ना कि सर हमारे पास एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर हम उसको प्रॉपर वे में रख सकें, स्टोरेज एरिया हमारे सर पास बड़े होना बड़े चाहिए। कीड़े पड़ जाते हैं सर, मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र मौर्य बॉस को कितनी बार बोला, बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं। सर इसका मतलब है कि 2 दिन की बजाय वो एक एक हफ्ते पर आ रहे हैं। 4 दिन का आया है सर, 4 दिन का आया है। तब बताइए तो सर वो तो दिक्कत होगी। अब ये है कि जितनी जल्दी उठ जाए उतना अच्छा है, और 2 दिन के अंदर तो हर हाल में उठ ही जाना चाहिए। तो अब तो अगर ये 4 दिन पे उठ रहा है तो फिर सर दिक्कत वाली बात है ही है। फिर एक डीप बरियल पिट आप कहीं पे आसपास में जगह हो तो बनवा लीजिए। सर बीएमडब्ल्यू से सामान मांगा जाता है तो बोलते हैं कि हम जल्दी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उपलब्ध कराते नहीं है। तो बकेट भी उपलब्ध नहीं करा है, पॉलीथीन भी उपलब्ध नहीं करा सर है लोग। देखिए, इसके लिए हम सिर्फ एक बात कहेंगे कि जो भी जी जिले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, जिस भी बीएमडब्ल्यू एजेंसी से, आप उसकी सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का जो है पूरा एमओयू ले लीजिए। उसमें क्या क्या चीजें लेने देने के लिए लिखा हुआ है, कब कब सर्विसेज देगा, उसके बारे में जान लीजिए। और फाइनली फिर उसी के बाद जो है आप लोग उसी के हिसाब से उसके पोर्टल पे अपलोड करिए उसको। जब वो तो होता क्या है हम सर लोग कि मेहनत इसका करके सब एनालिसिस करने पर यही पाया गया है कि फाइनली उसका पेमेंट हो जा रहा है। जी सर। अब जब पेमेंट हो जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं पर वो चीजें उसने पूरी कर ली तभी उसका पेमेंट हुआ। तो पेमेंट तो फोन करने परमिशन पे तो वो जो है भाई बोलते हैं, उसको एक तरीके से फैसिलिटी नहीं दिया ना। फैसिलिटी नहीं देते हैं सर, कहाँ देते हैं। हम लोग मेहनत करके सब अलग अलग रखते हैं और फिर वही काम हो जाता है अलग बाद में। दिक्कत आ रही है सर वहीं पे सब। तो एक काम किया जाता है, इसमें बायोमेडिकल एजेंसी के भी कुछ लोगों को शामिल कर लिया जाता जी है, जी 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 अपनी सर, सबसे प्रॉब्लम अच्छा यही उनको रहेगा। रखी जाए कि भाई वो कंटिन्यूटी इसमें लाए कि 2 दिन के अंदर जो है हमारा कूड़ा जो है उठ जाए। और जो सामान उनको देना है वो अपना दे प्रॉपर हाँ, जो तरीके से। सामान देना है उसको वो पूरा प्रॉपर वे में दें, और उसकी बाकायदा रिसीविंग और वो सब चीजें अवेलेबल है, क्योंकि इनक्वास के दौरान जब जाएंगे तो वो भी सब सामान क्या क्या रिसीव हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, वो भी मांगेगा कि दिखाइए आपको बीएमडब्ल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो जो कूड़ा किलो के हिसाब से उसको उठाने के लिए होता है, उसमें साथ में सामान का भी उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। तो वो सब चीजें आप लोग पहले खुद उसको, ये सवाल उठ के आ रहे हैं, अच्छी बात है। और उनको अब जो है एक बार जो है जो एमओयू है उसको पढ़िए सर, और देखिए कि आपको एक्चुअल में क्या क्या उसकी तरफ से देना है, तब तो आपको मीटिंग एक दिन मालूम सर होगा। उनको रखिए आप बीएमडब्ल्यू वालों की, ताकि हम लोग भी पूछ सकें कि सामान क्या देना है और आप भी बता सकें क्या सामान लेना है, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा हम लोग के लिए। ठीक है, हम डीपीएम साहब से बात करके पहले इसका जो भी जिले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसका एमयू देख के उसमें से चीजें निकाल लेते हैं किन किन चीजों पर हुआ है, तो उसके बाद फिर डिटेल में बात हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल में हैंड हाइजीन, पीपीई, पर्सनल क्लीनिंग, आपका नेडल स्टिक इंजरी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये 6 जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन थे इनके बारे में मैंने बता दिया। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड? यानी कि मैं मान के चलूं कि आप लोगों ने इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड ट्रेनिंग ले ली, चाहे वो सीएससी लेवल हो चाहे वो पीएससी लेवल हो। और कल से शुरुआत करेंगे हम लोग क्वालिटी टूल्स की, यानी कि चेकलिस्ट को कैसे भरा जाता है इनक्वास की और कायाकल्प की, उसमें से कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है गैप्स को, कैसे एक्शन प्लान बनाया जाता है। अब जो भी एक्शन प्लान बना रहे हैं उसमें जो भी हमारा गैप स्टेटमेंट है, उस गैप स्टेटमेंट का कैसे रूट काज एनालिसिस किया जाता है, और उसको टूल्स से अप्लाई करके उसको कैसे फुलफिल किया जाता है,
और उसको बेहतर किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे। आज किसी का कोई सवाल हो तो वो बता दे। सर जी सर एक बार ये निडल इंजरी में एक बार ड्रग के लिए बता दीजिए जो ART की दवा के लिए आपने बताया। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, जी और इसको आप सर्च करेंगे तो इसमें 2-3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी आ जाएगा। जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है उसका वो होता है, वो आपको दीनदयाल से फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा 30 गोली का डिब्बी आती है। वो आप बस एक उसको लेटर लिख के देंगे अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर की तरफ से, वो तुरंत आपको थमा देगा। ठीक और इसको आप लाके अपने यहाँ लेबर रूम में या इमरजेंसी में आप उसको रखवा दीजिए, क्योंकि लेबर रूम और इमरजेंसी ऐसी डिपार्टमेंट हैं जो 24 आवर्स रन करते हैं। तो अगर रात में 2 बजे भी इंजरी हुई तो वो दवा उसको मिल जाएगी, क्योंकि ART ICTC सेंटर खुलेगा सुबह के 9 बजे 8 ही बजे, और 2 बजे अगर इंजरी हुई है तो टाइम जो है 6-7 घंटे 8 घंटे लग जाएंगे उसको दवा मिलने में। तो वो कहीं ना कहीं जो है फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक वही है सर, वहीं से पाना। किसी और LT को, फार्मासिस्ट को, स्टाफ नर्स को कोई सवाल है? अर्बन PSC के भी डॉक्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं। PSC के भी डॉक्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो OT में सर हम लोग जो ब्लू बकेट यूज करते हैं वायल एम्पुल के लिए, तो सर वो तो सर यानी कि नॉर्मली सर जल्दी फिल हो नहीं पाता है, तो सर हम लोग नॉर्मली सर कितने दिन के बाद हम लोग उसको खाली कर सकते हैं? ब्लू बकेट सर आपका 10 दिन 15 दिन 15 दिन जितने भर जाए आप इतना दिन यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। सर जो हम लोग ये यूज करते हैं सर, जो रेड बकेट यूज करते हैं, तो सर वो सर कितना फिल हो जाएगा तो उसको खाली कर सकते हैं? भाई 75% वो को रिप्लेस करना है, बदल के दूसरी बकेट लगानी है। तो अब हमको ये देखना है कि येलो वाला बकेट जो है, ये आपका आवाज इको कर रहा है सर। अरे विशाल, उस कमरे में कई कैमरे ऑन है लग रहा है, कई मोबाइल ऑन है, एक बाकी का बंद कराओ। उस कमरे में कई कैमरे ऑन है लग रहा है, कई मोबाइल ऑन है, बंद है सर। एक चीज इसमें और है, OT और लेबर रूम का रागनी सिंह अपना बंद कीजिए। OT और लेबर रूम का स्टरलाइजेशन, कोई OT और लेबर रूम स्टरलाइजेशन करता है अपना OT और लेबर रूम का? ये बता दीजिए कितने लोगों के पास फ्यूमिगेटर है? है सर, हमारे यहाँ है। कैसे करते हैं? सर माइक्रोजेन D125 है सर, केमिकल से। वेरी गुड। और किसी के यहाँ पे और कौन सा वो इस्तेमाल कर रहा है करने के लिए?
देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि सबके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए लेबर रूम और ओटी में फ्यूमिगेटर की। और वो करीब करीब जहां तक हम समझते हैं कि अगर उनके ओटी और लेबर रूम में नहीं है तो उनके स्टोर रूम में तो मिल जाएगा वो पड़ा हुआ, उसको देख लें। और आपका जो है बेसिलो एसिड आता है D125 के नाम से, और भी अदर कंपनीज के आते हैं बेसिलो एसिड, और उसमें बहुत ही कम मात्रा यूज करनी होती है, 1 लीटर पे 10 ml। उसको आप उसमें मिलाकर उसको जो है आप उसको जो है चला दीजिए, और अपने पूरे जो है नाजुक इंस्ट्रूमेंट को ढककर आप उसको ओटी को लेबर रूम को बंद कर दीजिए। तो आपका पूरी तरीके से स्टरलाइज हो जाएगा 1 घंटे में पूरा कमरा। अगर 2 लेबर टेबल 2 ओटी वाला है 15x20 का एरिया वाला, तो उसमें जो है 10 ml इनफ होता है। और कुछ में तो बाकायदा लिख कर आता है, जब आप सोल्यूशन लेंगे वो तो उस पर लिख के आता है कि कितने पानी में उसको यूज करना है। तो सीधे सीधे वहां पर हो जाएगा कि एज पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्शन हमें यूज करना होगा उसको। लेकिन सारी कवायद ये सब हमारे ओटी का और लेबर रूम का 0 है अगर हमारे यहाँ पर फ्यूमिगेटर नहीं है और स्टरलाइजेशन करने का कोई तरीका नहीं है। अभिमन्यु जी, फार्मासिस्ट, पीएससी पिंडरा, कुछ कहना चाह रहे हैं? इस तरीके से उंगली दिखा के कुछ इशारा कर रहे थे। गलती से हो गया होगा बॉस। हो गया सर। हाँ, हमको लग रहा गलती से हो गया होगा बॉस। है रात में आईपीएल देख रहे होंगे, वो छक्का चौका मार रहे होंगे। दिखेगा सर, वो ऐसे आप पूछे हमसे ना। तो फिर क्लोज किया जाए। फिर अगला सेशन जो होगा वो क्वालिटी टूल्स पर होगा, उसको सभी लोग अपना देख लेंगे ताकि समझने में पढ़ने में आसानी रहे। सर जी सर, हमारे यहाँ जो सीजर या ऑपरेशन के बाद जो थ्रेड बचता है सर, और एपिजैक्टमी के बाद जो धागा बचते हैं, तो क्या सर उसको रीयूज करना है या फिर जो है उसको डिस्कार्ड कर देना है? ये बताइए, क्या जो धागा बचा है उस पे ब्लड वगैरह या किसी तरीके की बॉडी से गुजरा नहीं है वो मरीज के? गुजरा है सर। तब फिर वो तो यूज हो गया ना पूरा। फिर जो बच गया तो उसको तो फिर फेंक ही देंगे ना आप। अच्छा भाई, आप जब वो स्टिचिंग करते हैं तो क्या हर बार धागे को जितना उसके अंदर गया उसको काट के आगे बढ़ जाते हैं, कि पूरा जैसे सुई धागे से डाल के कराया जाता है वैसे करते हैं? पूरा सर, पूरा पूरा जाता है ना, तो उसके अंदर बॉडी से वो टच करता हुआ निकला है ना पूरा, तो यूज होने का तो सवाल ही नहीं उठता उसका। जैसे पट्टों में बता रहे थे आप कि जो वेट मतलब साइड में नहीं रखना है सर। तनवीर जी सर। जरा 2 मिनट में लेना चाह रहा हूँ जैसा। बिल्कुल सर। इसमें हमने सीएमओ ऑर्डर ग्रुप में डाल रखा है कर्मयोगी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो अब उसमें पीपीटी भी है, 5 मिनट का काम है। सभी अधीक्षक ये पीपीटी और ये पूरा जो मैंने लिखा उसको अपने ग्रुप में डाल के सभी डॉक्टर, सभी फार्मासिस्ट, सभी स्टाफ नर्स, सभी एएनएम और जितने भी कर्मचारी हैं सब अपना 5 मिनट का सेशन है, उसको देखकर उसको करके आप उसको जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बनाकर संजय साहू हमारे स्टेनो को दे दें। और आज अभी नहीं बन पा रहा तो आप रात भर में बनाकर दे देने। कल हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि किसने बनाया है किसने नहीं बनाया है। तो 5 मिनट का काम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी समीक्षा होनी है संडे को 2 बजे। इससे पहले हमको सम्मिलित करके यहाँ से भेजना है। तो सभी लोग ये कर्मयोगी वाला जो सर्टिफिकेट है जल्द से जल्द बनाकर संजय साहू को, अच्छा सभी सुपरिटेंडेंट अपने अधीनस्थ जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्टाफ नर्स हैं, जितने भी कर्मचारी, उनका कलेक्ट करके एक पीडीएफ बना के देंगे। ठीक, इसी तरह जितने MOIC अपने बना के देंगे।
यहाँ जल्दी बनाकर सबसे 5 मिनट का काम है, इनको करवा लीजिए। ठीक ठीक। सर आज का टॉपिक क्लोज हो चुका है और अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो क्वालिटी टूल्स पर होगा। क्या समस्या बेटा आप लोग ये बताइए। तो ठीक है, हम लोग क्लोज कर रहे हैं इसको।